हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं और दोनों लीनियर इक्वेशन का हमें बोला गया है कि नो सॉल्यूशन है, और अगर नो सॉल्यूशन है तो के की किस वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल होगा। देखिए, नो सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि दोनों लाइन पैरेलल हो लेकिन दोनों कॉन्साइड ना करें। इस कारण क्या कंडीशन क्या बनती है कि k प्लस 1 अपॉन k इज इक्वल टू 8 अपॉन k प्लस 3, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 4k अपॉन 3k माइनस 1। अगर यह कंडीशन फॉलो होती है तो दोनों लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर हम इन दो को पहले सॉल्व करते हैं तो यह हमारा हो जाता है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 8k। ये हमें k में क्या दे रही है, कोऑर्डिनेट, और इस कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो k की दो वैल्यू आती है, k की वैल्यू 1 और 3। अब देखेंगे 1 और 3 दोनों ही हमारे ऑप्शंस में है, लेकिन ये भी देखना होगा k की इस वैल्यू के लिए कहीं ये सेम तो नहीं हो रहे हैं। तो आप ये अगर ऑब्जर्व करते हैं तो k की वैल्यू 1 के लिए अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 हो रहा है, और ये सारे इक्वल आ रहे हैं। अगर सारे इक्वल आ रहे हैं मतलब k की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज इनके इक्वल नहीं होनी चाहिए थी। इस कारण से हम लोग बोलेंगे कि k इक्वल्स टू 1 हमारा एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। और अगर हम k इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करते हैं तो पहला रेशो जो है वो बनता है कितना, 8 अपॉन k प्लस 3 की वैल्यू आती है 4/3, जबकि दूसरा ऑर्डर जो है वो बनता है कितना, 3/2। तो ये दोनों इक्वल नहीं बन रहे हैं, इस कारण से k इक्वल्स टू 3 ही इकलौता सॉल्यूशन निकल के आता है। तो यहां पे k की दो वैल्यूज तो आ रही है 1 और 3, लेकिन k इक्वल्स टू 1 तीसरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस कारण से k इक्वल्स टू 3 इज द आंसर, and which is option number 3. Hence option number 3 is the correct answer. गिवन क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दिखता है तो हम लोग पहले से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो फंक्शन है y दैट इज इक्वल टू sec ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाहर ये जो आपका tan इनवर्स x है उसे sec इनवर्स में कन्वर्ट करके लिखने की कोशिश करते हैं। तो sec ऑफ sec इनवर्स, तो tan इनवर्स x को sec इनवर्स ऑफ x के फॉर्म में लिखा जा सकता है कितना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इस कारण से ये एक्सप्रेशन बच जाता है y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओनली, क्योंकि sec ऑफ sec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाता है और y की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग यहां से dy बाई dx निकालते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। लेकिन हमें dy बाई dx की वैल्यू चाहिए एट x इक्वल्स टू 1। तो यदि हम x इक्वल्स टू 1 यहां पे रख देते हैं तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1 बाय रूट 2, जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। गिवन क्वेश्चन 3D का एक क्वेश्चन है। यहां पे देखिए सिंपल थ्योरी से जानते हैं कि x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। अगर ये दो लाइंस है तो ये दो लाइन को प्लानर कब होती हैं, कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी x1 माइनस x2 y1 माइनस y2।
Z1 minus Z2, A1, B1, C1, A2, B2, C2. This should be equals to 0. तो यही कंडीशन अगर मैं दोनों गिवन लाइंस पे लगाता हूं तो डिटरमिनेंट हमारा क्या फॉर्म होगा? डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 2 minus 1, that will be equals to 1, 3 minus 4, that is minus 1, 4 minus 5, that is minus 1, और 1 1 minus k 2 1, और ये डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए? 0. डिटरमिनेंट सॉल्व करिए और आपको यहां से k की दो वैल्यूज आती हैं, वन इज 0 एंड अदर इज -3. तो 0 और -3 दो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट एग्जैक्टली फॉर 2 वैल्यूज दिस विल गिव यू द वैल्यू. तो हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. गिवन क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सेट है ए, सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं और सेट बी है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और इन दोनों से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया गया ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 2 into 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 8. मतलब ए क्रॉस बी जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 8. अगर 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हमें उसमें से ऐसे सबसेट बनाने हैं जिनमें कम से कम 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स आए. तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर 8. हर एलिमेंट से पूछेंगे कि भाई तुझे हमारे सबसेट में आना है या नहीं आना, तो हर एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है, लेकिन इनमें से हमें वो केसेस नहीं चलेंगे जब सारे के सारे मना कर दें, मतलब सिलेक्शन में कोई भी ना आए, या फिर सिर्फ एक ही उसमें हां बोले, या फिर दूसरा कोई 2 एलिमेंट्स ऐसे हों जो ना कर दें. तो बाकी जितने भी केसेस बचे वो कौन से बचे? जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो सबसेट में आएंगे. तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल रिक्वायर्ड जो सबसेट्स होंगे वो ये बचेंगे. तो 2 की पावर 8 टोटल में से हमने वो केस हटा दिए जो केसेस हमें नहीं चाहिए, मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए, एक एलिमेंट आए या फिर 2 एलिमेंट आए. अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होता है 256 माइनस ये वाली जो वैल्यू बनेगी 28 प्लस 8 प्लस 1, जो सिंप्लीफाई होकर आंसर देता है 219, 219. Hence the correct answer will be 219. That is option number 2. गिवन क्वेश्चन वेक्टर का बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है कि हम लोगों को मालूम है कि यदि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, और डी इसका मिड पॉइंट है, तो जो एडी वेक्टर होगा, एडी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एडी वेक्टर जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर होल डिवाइड बाय 2. तो क्योंकि ए बी वेक्टर किसके बराबर है? ए बी वेक्टर को लिखा जा सकता है कितना? एडी वेक्टर प्लस डीबी वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, और एसी वेक्टर को लिखा जा सकता है एडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर होल डिवाइड बाय 2. डीबी वेक्टर और डीसी वेक्टर, देखिए डीबी वेक्टर और डीसी वेक्टर, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो डीबी लेंथ और डीसी लेंथ बराबर हैं, लेकिन सेंस अपोजिट होने के कारण दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है. तो डीबी वेक्टर और डीसी वेक्टर का सम जो होगा वो क्या हो जाएगा? नल वेक्टर. हेंस दिस इज इक्वल्स टू एडी वेक्टर. मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग तो एडी वेक्टर आपके इसके बराबर आ रहा है. अब आपको एबी वेक्टर मालूम ही है, एसी वेक्टर भी मालूम है, तो उन दोनों का सम अप करके आप देख सकते हैं कि एडी वेक्टर जो है वो किसके बराबर बन रहा है? एडी वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी मॉडुलस ऑफ एडी लेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी? मॉडुलस ऑफ 8 आई कैप
माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप होल डिवाइड बाय 2, जिसकी वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ 33। मतलब एडी वेक्टर की लेंथ जो आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 33, विच इज ऑप्शन नंबर 2। हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। गिवन क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, जिसे हम लोग फंडामेंटल काउंटिंग से भी कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि हम सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो आपको यहां पे बोला गया कि 5 क्वेश्चन है, हर एक के एक ही आंसर वह सही है, और यहां पे आपके पास 3 अल्टरनेटिव है हर क्वेश्चन में। मतलब हर क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके? 3। तो टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग विल बी इक्वल्स टू 3 टू द पावर 5, क्योंकि हर के पास कितने ऑप्शन है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी 3 टू द पावर 5। अगर हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स काउंट करें, कोई भी इवेंट ए जहां पे 4 या 4 से ज्यादा आंसर सही हो, तो देखिए 4 या 4 से ज्यादा आंसर तभी सही हो सकते हैं जब या तो पांचों के पांचों सही हो, लेकिन पांचों के पांचों सही करने का तरीका कितना है? सिर्फ एक। There is only one way to answer all the answers correctly. Or what you can do, you can answer 4 questions correctly. आप 4 क्वेश्चंस का आंसर सही दे सकते हैं और किसी एक क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे? गलत देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिनके आंसर सही होंगे, एंड द करेक्ट आंसर कैन बी गिवन इन ओनली 1 way. But 1 left question can be answered wrongly in how many ways? 2 ways. Hence, this will give you the total number of ways of answering the 5 questions, so that at least 4 answers are correct. Either 4 correct or 5 correct. This counts out to be 11. So, favorable cases are 11 and total number of cases are 3 to the power 5. Hence, the required probability of the event will be equals to 11 upon 3 to the power 5, which is option number 2. Hence, the correct answer is option number 2. गिवन क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, जहां पे आपको प्रोवाइडेड है कि जो z है उसका मॉडुलस है 1। इसका मतलब z इंटू z बार की वैल्यू होगी 1। हेंस z बार कितना लिख सकते हैं? 1/z। अगर यही वैल्यू मैं इस गिवन क्वेश्चन में पुट करूं तो हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस z अपॉन 1 प्लस z बार, और z बार की वैल्यू किसके बराबर है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग? 1/z। तो अगर ये लिखते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस z इंटू z अपॉन 1 प्लस z। ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z ऑलरेडी हमें गिवन है कितना? थीटा। हेंस द आंसर विल बी थीटा। थीटा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। गिवन क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक दे रखी है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, लेकिन इसका d कैसा है? नेगेटिव। d नेगेटिव है तो यहां पे आप देखेंगे इसके दोनों रूट्स कैसे आएंगे? इमेजिनरी। जबकि दूसरी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के दोनों के जो तीनों कोफिशिएंट है a, b और c, तीनों रियल हैं, लेकिन रियल कोफिशिएंट के साथ कभी भी किसी भी इक्वेशन के एक ही रूट इमेजिनरी नहीं हो सकता। वहां पे उसके दोनों रूट्स किस में आएंगे? पेयर में आएंगे। दोनों रूट्स पेयर में आएंगे, इस कारण से एक रूट कॉमन नहीं हो सकता। इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन होने चाहिए। तो दो इक्वेशन के कॉमन रूट कब होंगे? जब 1/a इज इक्वल्स टू 2/b इक्वल्स टू 3/c। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि a, b और c
का जो रेशो है वो क्या आ रहा है 1:2:3। तो अगर हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन बैठता है, ऑप्शन नंबर 4। हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गिवन क्वेश्चन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल्स टू 0, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आता है d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मॉड। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो कोफिशिएंट्स हो ए बी सी दोनों इक्वेशन में क्या हो, सेम हो। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, यहां पे पहले दोनों इक्वेशंस को कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के सेम करते हैं। तो ये दो इक्वेशन बन जाती हैं 4x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 16 इक्वल्स टू 0, जबकि दूसरी इक्वेशन हो जाती है 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 5 माइनस ऑफ माइनस 16 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 प्लस 4, दैट कम्स आउट टू बी 21 अपॉन 6, जो कि 7/2 बन जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। गिवन क्वेश्चन अलजेब्रा की टॉपिक बाइनोमियल से दिया गया है। अब ये क्वेश्चन में अगर हम देखें कि हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा बल्कि सा है, तो हम पहले कोशिश यही करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है उसे हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई करें। अगर आप देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन जो दे रखा है उसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, इसे हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट एक्स कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 की पावर 10। आप देख सकते हैं कि यहां फैक्टराइजेशन हो रहा है क्योंकि ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्म बन रहा है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टराइजेशन क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब कैन बी रिटन एज a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टराइजेशन होगा a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो इस कारण से ये वाला जो पार्ट है वो सिंप्लीफाई होके हो जाता है x की पावर 1/3 प्लस 1, जबकि इसी तरह से यहां से रूट एक्स का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्म से देखें तो ये ऊपर से और नीचे से ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन जो बचता है वो अब बचता है कितना, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स रेज टू पावर 10। इसे सिंप्लीफाई करके इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं इसके बराबर x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 1/2 रेज टू द पावर 10। इसमें से हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालने के लिए मान लेते हैं कि tr प्लस 1 इसका टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, जिसे हम लोग अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो वो आता है माइनस 1 की पावर r 10cr x की पावर 10 माइनस r डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 माइनस r बाय 2। अगर ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो 10 माइनस r बाय 3 माइनस r बाय 2 ये होना चाहिए 0। इससे r की वैल्यू जो आती है वो r की वैल्यू आती है इक्वल्स टू 4। मतलब हमारा पांचवा टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो इसका मतलब अगर मैं पांचवा टर्म निकालना है तो यहां पे जनरल टर्म में जहां पे भी r की वैल्यू है वो r की वैल्यू क्या रख दी जाए 4। तो यहां से आपका पांचवा टर्म जो निकलता है वो निकलता है
10C4 और 10C4 को आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो उससे आपकी वैल्यू आती है कितनी, 210। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन।